सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं द अदर बोलिन गर्ल के बारे में। ये कहानी है एक राजा की जिसकी पत्नी कभी भी बच्चा पैदा नहीं कर सकती। तब वो हर तरफ उन लड़कियों को ढूंढने लगता है जिनके साथ वो अपने वंश को आगे बढ़ा सके। कहानी की शुरुआत होती है और हम दो लड़कियों को खेलते हुए देखते हैं जिनका नाम है एनी और मैरी। उनके साथ उनका भाई भी है जिसका नाम है जॉर्ज। ये तीनों बच्चे एक साथ बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं और ऐसे ही खेलते रहते हैं पूरे खेत में। तभी हम इन बच्चों के माता पिता को देखते हैं जिनका नाम है थॉमस और एलिजाबेथ। थॉमस एलिजाबेथ को कहता है कि जब मैरी बड़ी हो जाएगी तब उसकी शादी मैं विलियम से करवाऊंगा। फिर वक्त ऐसे ही बीतने लगता है और ये तीनों बच्चे बड़े हो जाते हैं। मैरी भी बड़ी हो चुकी है, जल्दी उसकी शादी होगी विलियम से। मैरी की शादी को लेकर के उसके दोनों भाई बहन बहुत ही ज्यादा खुश है। एन आती है मैरी के पास और उसे बधाइयां देती है। उसके साथ जॉर्ज भी है। ये सब एक साथ बातें करने लगते हैं शादी के बारे में। इसी बीच हम इंग्लैंड की रानी को देखते हैं जिसका नाम है कैथरीन। कैथरीन गर्भवती थी, आज ही उसकी डिलीवरी हुई है, लेकिन उसका बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ है और दोबारा वो बच्चा भी पैदा नहीं कर सकती। इस बात से कैथरीन बहुत ही ज्यादा दुखी है कि आखिर इनका उत्तराधिकारी कौन बनेगा। वो कैसे अपने पति हेनरी से नजर मिलाएगी अगर वो अपने वंश को आगे नहीं बढ़ा सकती तो। कैथरीन की सिर्फ एक ही औलाद है, वो भी लड़की है। वो जानती है कि वो कभी भी राजा नहीं बन सकती। जैसे ही हेनरी को ये बात पता लगती है वो अंदर से टूट जाता है और उसे समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। दूसरी तरफ हम मैरी को देखते हैं जिसकी शादी जल्द ही होने वाली है। यहाँ पर विलियम भी है। विलियम की तबीयत आज ठीक नहीं है, लेकिन मैरी को खुश करने के लिए वो अभी भी डांस कर रहा है। ये चीज मैरी को बहुत पसंद आती है। दूसरी तरफ हम जॉर्ज और एनी को देखते हैं। एनी भी बहुत खुश है। ये सारे लोग एक साथ डांस कर रहे हैं। तभी थॉमस के पास राजा का मंत्री आता है और वो सारी बातें बताता है कि कैथरीन के साथ क्या हुआ है। रानी का एक और बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ है जिससे सारा का सारा राज्य अब संकट में आ चुका है। किसी को भी समझ में नहीं आ रहा कि इनका वंश कैसे आगे बढ़ेगा। ये आदमी एलिजाबेथ का भाई है, यानी कि थॉमस का साला। इसीलिए आया है थॉमस से बात करने के लिए। वो कहता है कि राजा जल्दी ही दूसरी लड़कियों को देखना शुरू करेगा ताकि उसे उत्तराधिकारी मिल सके और ये हमारे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। हम अपने घर की किसी लड़की की शादी करवा सकते हैं राजा के साथ। इन बातों को सुनने के बाद थॉमस कहता है कि एनी की शादी उससे हो सकती है, हमें इसके बारे में सोचना चाहिए। तभी हम एनी को देखते हैं जो मैरी से बात कर रही है। आज मैरी की सुहाग रात है। वो उसे तैयार करती है और कहती है कि सुबह सुबह तुम्हें मुझे सब कुछ बताना पड़ेगा कि आज रात तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ। मैरी कहती है कि मैं जरूर बताऊंगी। तभी थॉमस एनी को बुलाता है अपने पास और उसे पूरी बात बताता है कि किंग हेनरी एक लड़की को ढूंढ रहे हैं जिससे वो शादी करके अपने वंश को आगे बढ़ा सके। थॉमस कहता है कि अगर उन्होंने तुम्हें पसंद किया तो हमारे परिवार का भविष्य बदल जाएगा। हमारे पास इतनी दौलत होगी और ऐसा रुतबा होगा कि कोई भी हमारे सामने सर उठाने की जरूरत नहीं करेगा। एनी भी इस चीज के लिए मान जाती है। तब थॉमस जाकर के बात करता है एलिजाबेथ से और उसे पूरी बात बताता है कि ये लोग क्या प्लानिंग कर रहे हैं। एलिजाबेथ को भी ये बात अच्छी लगती है कि उसकी बेटी राजघराने में चली जाएगी, इनका पूरा भविष्य संवर जाएगा। वो थॉमस को कहती है कि जल्दी हमें राजा को बुलाना चाहिए, हमें उनका स्वागत अच्छे से करना पड़ेगा और इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि एनी के बारे में कोई भी कुछ भी गलत ना बोले। तभी अगली सुबह एनी जाकर के मिलती है मैरी से और ये दोनों बातें करने लगते हैं। एनी मैरी से पूछती है कि रात में क्या हुआ। मैरी सारी बातें बताती है कि वो कैसे इंटीमेट हुई विलियम के साथ और उसे कितना अच्छा लगा। ये तजुर्बा उसके लिए कितना खास था। जब वो सारी बातें बता देती है तब एनी कहती है कि मुझे भी तुम्हें कुछ बताना है। अगर सब कुछ ठीक रहा तब मैं जल्दी ही रानी बन जाऊंगी। राजा यहाँ पर कभी भी आ सकते हैं मुझे देखने के लिए। अब पूरे गाँव के लोग तैयारी कर रहे होते हैं। हर तरफ अफरा तफरी का माहौल है, सब सारी चीजों को सजा धजा रहे हैं। तभी यहाँ पे हेनरी आ जाता है। उसे देखने के बाद सारे लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। एनी हेनरी को ही देख रही होती है, लेकिन हेनरी जैसे ही नीचे उतरता है वो चारों तरफ देखता है, लेकिन उसकी नजरें आकर के रुकती हैं मैरी पर। थोड़ी देर के बाद यहाँ पर दावत पेश किया जाता है। सारे लोग एक साथ खाना खा रहे हैं। एनी बैठती है हेनरी के साथ। जैसे ही खाना खत्म होता है थॉमस बात करता है एनी से और बताता है कि हमारे परिवार का भविष्य अब तुम्हारे हाथों में है। तुम्हें अपना जादू दिखाना पड़ेगा राजा को, तभी वो तुम्हें पसंद करेगा। अगर तुमने कुछ नहीं किया तो शायद वो कहीं तुम्हें पसंद ना करे। तुम्हें उसे दिखाना पड़ेगा कि तुम उसे पसंद करती हो। तब एनी भी इन बातों को समझ जाती है। अगले दिन शिकार की तैयारी कर रहे होते हैं सारे लोग। हेनरी जंगल में शिकार के लिए जाने वाला है, तब एनी भी उसके साथ जाती है। जब ये लोग जंगल में होते हैं तब दूसरी तरफ थॉमस बहुत ही परेशान हो जाता है। उसे समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। वो जानना चाहता है कि जंगल में क्या हो रहा है। फिर थोड़ी देर के बाद उसे पता लगता है कि हेनरी जंगल में घायल हो चुका है। वो एक हिरन का पीछा कर रहा था। उसी समय वो घायल हो गया। सारे लोग उसे वापस लेकर के आते हैं। हेनरी की तबीयत खराब हो रही है, तब मैरी हेनरी की देखभाल करने लगती है। जैसे ही हेनरी होश में आता है वो देखता है कि मैरी उसके पास ही बैठी हुई है। उसने मैरी को आज से पहले इतने करीब से कभी नहीं देखा था। मैरी की खूबसूरती उसे मंत्रमुग्ध करके छोड़ देती है। वो मैरी को देखता ही रह जाता है, लेकिन हेनरी को पता है कि मैरी की शादी हो चुकी है, उसका पति भी है। वो मैरी को कहता है कि जैसे ही मैं अपने राज्य में वापस जा रहा हूँ मैं चाहता हूँ कि तुम अपने पति के साथ वहाँ पर आओ, महल में तुम्हारे लिए बहुत काम है। तब मैरी ना नहीं कह पाती
पाती और हेनरी यहाँ से जाने की तैयारी करने लगता है। जैसे ही एनी को यह बात पता लगती है वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है मैरी पर। उसे लगता है कि मैरी ने यह सब कुछ जानबूझ के किया है। अगर मैरी यहाँ पर नहीं होती तो राजा कहीं एनी को पसंद कर लेता। मैरी की वजह से हेनरी ने एनी को देखा भी नहीं। एनी को लगता है कि उसका भविष्य बर्बाद हो सकता है। उसने एक सुनहरे भविष्य का सपना देखा था कि वो रानी बनेगी, लेकिन अब सब कुछ धुंधला होते जा रहा है। थोड़े समय के बाद मैरी पहुंच जाती है राजमहल में। तब उसे पता लगता है कि रानी का उसे मेड ऑफ ऑनर बनाया जा रहा है। उसके साथ साथ उसके पति को भी नौकरी मिल रही है। विलियम समझ रहा होता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। राजा कभी भी उसकी पत्नी पर हाथ डाल सकता है, लेकिन विलियम मजबूर है। वो जानता है कि वो एक छोटा आदमी है, वो चाह के भी कुछ नहीं कर सकता। वो राजा के खिलाफ नहीं जाएगा। अगर उसने कुछ भी बोला तब उसे मार दिया जाएगा, और अगर वो चुप रहा तब उसकी जिंदगी बेहतर हो सकती है। जल्दी ही मैरी को पेश किया गया कैथरीन के सामने। जब कैथरीन ने मैरी की खूबसूरती देखी, वो समझ गई कि आखिर राजा ने उसे यहाँ पर क्यों बुलाया है। वो जल्दी ही उसके साथ इंटीमेट होगा। शाम होते ही सारे लोग पार्टी करने लगते हैं। एनी को ये बात पता है कि कहीं अब वो राजा के करीब नहीं जा पाएगी। तभी उसकी नजर पड़ती है एक ड्यूक पे जिसका नाम है पर्सी। वो उस पे डोरे डालने लगती है। जैसे इस चीज को मैरी देखती है, वो एनी को समझाने लगती है कि तुम गलत कर रही हो। तुम्हें पता है कि पर्सी मैरिड है, तुम्हें उसके करीब नहीं जाना चाहिए। लेकिन एनी इन बातों की परवाह नहीं करती। तभी हेनरी आता है मैरी के पास और कहता है कि आज रात के लिए तैयार रहना। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे कमरे में सो। मैरी समझ जाती है कि राजा उसके साथ क्या करना चाहता है। दूसरी तरफ विलियम भी इस चीज को देख रहा है। इन चीजों को देखने के बाद उसकी आंखों से आंसू निकल जाता है। वो जानता है कि आज रात उसकी पत्नी के साथ क्या होगा। रात होते ही मैरी चली जाती है राजा के कमरे में। जब वो उसे देखता है तब वो उसकी तारीफें करना शुरू कर देता है। मैरी भी उसकी बातों में खो जाती है, क्योंकि राजा को पता है कि औरतों से कैसे पेश आया जाता है। वो उससे बड़े ही सम्मान के साथ बात करता है। धीरे धीरे मैरी भी उसे पसंद करने लगती है और ये दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। सुबह में मैरी को थॉमस और उसके मामा बुलाते हैं। थॉमस कहता है कि मुझे पूरी बात बताओ कि रात में क्या हुआ। तब मैरी शक पका जाती है। उसका मामा कहता है कि अगर तुम्हारे और राजा के साथ कुछ हुआ है तो इसमें शर्माने वाली कोई बात नहीं है। ये सम्मान की बात है, तुम्हें कुछ भी नहीं छुपाना चाहिए। तब मैरी भी इस बात को एक्सेप्ट कर लेती है कि रात में वो लोग इंटीमेट हुए थे। उसका मामा कहता है कि अब तुम्हें बेटा पैदा होना चाहिए। अगर तुम्हें बेटा पैदा होगा तब वो यहाँ का उत्तराधिकारी बनेगा। तुम यहाँ की रानी बनोगी या नहीं, हम इस बात की कोई भी गारंटी नहीं दे सकते, लेकिन तुम्हारा बेटा यहाँ का उत्तराधिकारी जरूर बनेगा। विलियम इन सारी बातों को सुन लेता है और यहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हम एनी को देखते हैं, जिसे ड्यूक पर्सी पसंद आ गया है। वो उससे शादी कर लेती है और ये दोनों सुहागरात भी मनाते हैं। जॉर्ज ये बात आकर के बता देता है मैरी को। तो मैरी गुस्सा हो जाती है, कहती है कि पर्सी काउंसिल का हिस्सा है, वो ऐसे ही किसी से भी शादी नहीं कर सकता। पहले उसे राजा से अनुमति लेनी चाहिए थी। अगर ये बात हेनरी को पता लगी तब ना पर्सी के लिए ठीक होगा ना ही एनी के लिए। वो ये सारी बातें बता देती है थॉमस को। तब थॉमस डांटता है एनी को और कहता है कि तुम्हें ये बात पता होनी चाहिए कि पर्सी की पहले ही सगाई हो चुकी है, फिर भी उसने तुमसे शादी की। ये गलत है। अगर ये बात राजा को पता लगी तब हमारी मुसीबतें बढ़ सकती हैं। तुम्हें पता है कि मैरी राजा के बहुत ही करीब जा चुकी है। वो जल्दी इस राज्य के उत्तराधिकारी को पैदा करेगी और तुम ऐसी हरकतें कर रही हो। तुम हमारे परिवार के भविष्य को खराब कर दोगी। जैसे ही पर्सी इन बातों को सुनता है वो यहाँ से भाग जाता है। वो अपनी जान नहीं खोना चाहता। तब एनी के मामा उसे कहते हैं कि अब तुम भी यहाँ पर नहीं रहोगी। मैं तुम्हें फ्रांस भेज रहा हूँ रानी के पास। तुम उनकी देखभाल करोगी और तब तक वापस नहीं आओगी जब तक तुम्हारा बचपना खत्म ना हो जाए। जब एनी यहाँ से जाने वाली होती है उससे पहले उसकी माँ उसके पास आती है और कहती है कि तुम अगर फ्रांस के रानी के पास जाओगी तब तुम्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तुम उनके तौर तरीके सीख पाओगी। वहाँ की सारी लड़कियाँ समझदार हैं। तुम एक लड़की हो। तुम्हें ये चीज सीखनी पड़ेगी कि मर्दों को अपने वश में करके कैसे रखते हैं, उन्हें कैसे रिझाया जाता है और उनसे कैसे बात किया जाता है ताकि उनका मेल ईगो हर्ट ना हो। तभी वो तुमसे प्यार करेंगे। फ्रांस में जाओ और इन सारी चीजों को सीखो, तभी तुम अपने भविष्य को बेहतर बना पाओगी। तब एनी यहाँ से निकल जाती है। वक्त ऐसे ही बीतने लगता है। थोड़े समय के बाद मैरी प्रेग्नेंट हो जाती है। इस खबर को सुनने के बाद हेनरी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। वो मैरी के पूरे परिवार को एक नया महल देता है, उसके साथ साथ उन्हें बहुत सारी जमीनें भी, और जॉर्ज के लिए एक लड़की का रिश्ता भी भिजवाता है। मगर जॉर्ज मना कर देता है। तब थॉमस उसे डांटता है और कहता है कि तुम्हें पता है वो लड़की कौन है? उसका ओहदा हमसे ऊपर है। अगर तुमने उससे शादी की तब हम हमेशा ही मजबूत रहेंगे। कब तक मैरी हमें संभालती रहेगी? लेकिन जॉर्ज इन बातों पर ध्यान नहीं देता और वहाँ से निकल जाता है। तभी मैरी रात में देखती है कि उसके बिस्तर पर बहुत सारा खून है। जल्दी ही डॉक्टर को बुलाया जाता है। डॉक्टर कहता है कि मैरी का बच्चा अभी भी सलामत है, लेकिन मैरी ने अगर कुछ भी काम किया तब उसके बच्चे की मौत भी हो सकती है। अपने बच्चे की सलामती के लिए उसे हमेशा ही बिस्तर पर रहना पड़ेगा। तब मैरी ऐसा ही करती है। वो दिन भर बिस्तर पर रहती है। तब थॉमस बात करता है अपने साले से।
जिसका नाम है पीटर। पीटर कहता है कि अब राजा फिर से अकेला हो चुका है, वो मैरी के करीब नहीं आ सकता और राजा ज्यादा दिनों तक रुकेगा नहीं। उसे जैसे कोई लड़की नजर आएगी वो उसके साथ इंटीमेट होने लगेगा और ये बात बाकी सारी लड़कियों को पता है। एक से एक खूबसूरत लड़कियां महल में आ रही हैं ताकि राजा की नजर उन लोगों पर पड़ जाए। हमें किसी और लड़की को बुलाना पड़ेगा इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। थॉमस कहता है कि अब एनी को बुलाने का वक्त आ चुका है। जल्दी ये लोग फ्रांस संदेश भिजवा देते हैं और एनी वापस आ जाती है। पर अब एनी को देखने के बाद सारे लोग चौंक जाते हैं। जो एनी यहाँ से गई थी वो बिल्कुल बदल चुकी है। एनी को देख करके ऐसा लग रहा है कि वो कोई महारानी हो। उसे किसी से कोई खौफ नहीं है, वो किसी से भी लड़ने में नहीं डरती। वो सबकी आंखों में आंखें डाल करके बात करती है। हेनरी इस चीज को देखने के बाद एनी पर फिदा हो जाता है। दूसरी तरफ मैरी को ये बात पता लग जाती है, तब उसे भी बहुत बुरा लगता है क्योंकि कहीं ना कहीं वो हेनरी से प्यार करती है। वो नहीं चाहती कि उसके करीब और कोई भी लड़की आए। जॉर्ज की भी शादी हो जाती है जेन से, लेकिन जॉर्ज जेन को पसंद नहीं करता। दूसरी तरफ हेनरी दिन प्रतिदिन एनी के लिए पागल होते जा रहा है। उसने अब मैरी का हालचाल भी पूछना बंद कर दिया है। एक दिन वो एनी के लिए एक गिफ्ट भिजवाता है, लेकिन एनी को पता है कि इस खेल को कैसे खेलना है। वो गिफ्ट को लेने से मना कर देती है और जाकर के बात करती है मैरी से। तो मैरी गुस्से में कहती है कि तुम्हें ये बात पता होनी चाहिए कि मैं हेनरी से प्यार करती हूँ। तुम अपनी बहन को धोखा दे रही हो। एनी कहती है कि ये बात तुम कह रही हो जिसने मुझे खुद धोखा दिया था। अगर तुमने मुझे धोखा नहीं दिया होता तो तुम्हारी जगह पर मैं होती। तुम्हें पता भी नहीं है कि पिछले कुछ समय में मैंने क्या झेला है। मुझे फ्रांस भेज दिया गया था। एक एक दिन वहाँ पर 1 साल बीता है मेरे लिए। अब हेनरी मेरा होगा और तुम्हें वो महसूस होगा जो मैंने महसूस किया है। इतना कहने के बाद वो चली जाती है। तभी हेनरी उसके पास आता है और कहता है कि आखिर तुमने मेरे गिफ्ट को वापस क्यों भिजवाया। तब एनी उससे कहती है कि आपको क्या लगता है कि मैं यहाँ पर आपके गिफ्ट के लिए आई हूँ या मेरे अंदर कोई लालच है। ऐसी कोई भी चीज मुझे नहीं रिझा सकती। अगर मुझे कुछ रिझा सकता है तो सिर्फ आपका प्यार है। इन बातों को सुनने के बाद हेनरी उसका करीब आने लगता है, लेकिन वो उसे कुछ करता उससे पहले एनी उसे रोक देती है और अपने साथ कुछ भी नहीं करने देती। तब राजा और भी ज्यादा पागल हो जाता है। वो हर रोज नई नई चीजें ट्राई करता है ताकि वो एना के पास जा सके। थोड़े दिनों के बाद जब वो एना के पास दोबारा जाता है तब वो उसे फिर से अपने करीब नहीं आने देती और कहती है कि मैं वैसी लड़की नहीं हूँ जो किसी के साथ भी सो जाऊँ बिना अपने भविष्य को देखे हुए। आपने पहले ही अपनी पत्नी और मेरी बहन को धोखा दे दिया है। अब आप उनके पास तक नहीं जाते। क्या पता मेरा भी हश्र ऐसा ही हो। इन बातों को सुनने के बाद राजा कहता है कि मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। मैं तुम्हें कसम देता हूँ कि मैं मैरी के पास कभी भी नहीं जाऊंगा। तभी मैरी एक बेटे को जन्म देती है। इस चीज को देखने के बाद सारे लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं, लेकिन हेनरी हवस में अंधा हो चुका है। वो मैरी के पास नहीं जाना चाहता। वो अपने बच्चे की शक्ल तक नहीं देखता। तब एनी के माता पिता उसे बुलाते हैं और कहते हैं कि तुम ये क्या कर रही हो। तुमने राजा पे कैसा जादू किया है। वो अपने बच्चे तक की शक्ल नहीं देखना चाहता। तब एनी कहती है कि मैरी उसकी रखेल थी। एक रखेल का बच्चा कभी भी यहाँ का उत्तराधिकारी नहीं बन सकता। मैं यहाँ की रानी बनूंगी। सिर्फ रानी का ही बच्चा उत्तराधिकारी बनेगा। अब मैरी को यहाँ से जाना पड़ेगा अपने बच्चे के साथ। मैं नहीं चाहती कि वो कभी भी हेनरी के सामने आए। तब मैरी को यहाँ से भेज दिया जाता है। हवस में अंधा राजा दोबारा आता है एनी के पास, लेकिन एक बार वो उसे फिर से रोक देती है। तब वो कहता है कि अब तुम्हें क्या चाहिए। एनी कहती है कि आपको कैथरीन को तलाक देना पड़ेगा, तभी आप मुझसे शादी कर पाएंगे। बिना शादी के हम कुछ नहीं कर सकते। इन बातों को सुनते ही राजा रुक जाता है और कहता है कि इंग्लैंड के इतिहास में आज तक किसी राजा ने अपनी पत्नी को तलाक नहीं दिया। मैं ये कैसे करूंगा। एनी कहती है कि आपको यह करना पड़ेगा। तब हवस में अंधा हेनरी सोचने लगता है कि वो कैसे रानी को तलाक दे। जब ये बात हर तरफ फैलती है कि राजा एनी के लिए कैथरीन को तलाक दे रहा है, तब ड्यूक पर्सी की बात पहुंच जाती है राजा तक कि उसे एनी ने छुप करके शादी की थी और उसके साथ सुहागरात भी मनाया था। अब हेनरी का दिल टूट जाता है। वो किसी से भी बात नहीं करता। थॉमस उसके पास जाने की कोशिश करता है, लेकिन वो उससे भी बात नहीं करता। तब थॉमस आता है एनी के पास और कहता है कि राजा अब हमारे परिवार में से किसी की शक्ल तक नहीं देखना चाहता। वो अगर बात करेगा तो सिर्फ मैरी से। मैरी को वापस बुलाने दो। तब एनी मैरी को वापस बुलवाती है। मैरी जाती है हेनरी के पास। हेनरी सारी बातें उसे बताता है। तब मैरी कहती है कि शायद आपको मेरी बहन पर भरोसा नहीं है, लेकिन मैं आपको ये बात पूरे भरोसे के साथ कह सकती हूँ कि मेरी बहन पवित्र है। मैरी की बातों को सुनने के बाद हेनरी दोबारा से प्यार में पड़ जाता है एनी के और वो सारी बातों को भूल जाता है। तब मैरी यहाँ से जाने लगती है, लेकिन एनी उसे रोकती है। कहती है कि सबको पता है कि राजा क्यों तलाक दे रहा है कैथरीन को। पूरा राज्य मेरा दुश्मन बनते जा रहा है। अगर तुम यहाँ से चली गई तब मैं अकेली हो जाऊंगी। मुझे कोई अपने पास चाहिए। मैरी रुक जाती है। रानी को पेश किया जाता है दरबार में ताकि तलाक की सुनवाई शुरू हो सके। सबसे पहले रानी को बोलने दिया जाता है। कैथरीन कहती है कि मैंने कभी भी राजा को तकलीफ नहीं दी। उसे जो भी लड़की पसंद आई वो उसके साथ सोया। मैंने कभी भी उसे रोकने की कोशिश नहीं की। तब भी राजा मुझे तलाक देना चाहता है। ये बात मेरी समझ के परे है। अब तक मैं आपके सम्मान में चुप रही हूँ, लेकिन आप मुझे कमजोर समझने की गलती मत करना। अगर सच में मुझे तलाक देना है तो इसकी सुनवाई यहाँ पर नहीं बल्कि रोम में होगी और वहाँ के पोप इसका निर्णय लेंगे। इतना कहते ही रानी चली जाती है। तब सारे लोग दोबारा परेशान हो जाते हैं। थॉमस कहता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या हो रहा है।
पीटर कहता है कि अगर ये बात रोम तक गई तो वहाँ के पोप कभी भी नहीं मानेंगे तलाक के लिए। इन बातों को सुनने के बाद एनी कहती है कि आखिर हमें वहाँ के कैथोलिक चर्च में क्यों जाना है, हम उनसे अलग भी हो सकते हैं। पीटर कहता है कि अगर हम अलग हुए तब हम यूरोप से अलग हो जाएंगे, कोई भी दुश्मन हम पर हमला कर देगा। लेकिन एनी किसी की बात नहीं सुनना चाहती, वो कैथोलिक चर्च से अलग होना चाहती है ताकि राजा अपना निर्णय ले सके। सबको लगता है कि एनी पागल हो गई है, लेकिन एनी ये सारी बातें बता देती है हेनरी को। हेनरी हवस में अभी भी अंधा है, वो तुरंत रोम के कैथोलिक चर्च से अलग हो जाता है और अपना खुद का चर्च बनाता है और यहाँ पर उसे तलाक मिल जाती है। लेकिन अब हर तरफ लोग पागल हो रहे हैं, किसी को समझ में नहीं आ रहा कि राजा को क्या हुआ है। राजा के कानों तक ये सारी बातें आती है। तब वो गुस्से में जाता है एनी के पास और कहता है कि तुमने जो मांगा मैंने वो दिया, अब तुम्हें पता है कि मुझे क्या चाहिए। इतना कहने के बाद वो एनी के साथ इंटीमेट होता है, लेकिन एनी को देख करके ऐसा लगता है कि हेनरी उसके साथ जबरदस्ती कर रहा है, वो अभी भी तैयार नहीं है। इंटीमेट होने के बाद अगले दिन ही ये लोग शादी के बंधन में बन जाते हैं और एनी यहाँ की नई रानी बन जाती है और समय ऐसे ही बीतने लगता है। थोड़े समय के बाद एनी प्रेग्नेंट हो जाती है। वो बहुत ही ज्यादा खुश होती है, लेकिन ये खुशियां ज्यादा दिन तक रुक नहीं पाती जब उसे एक बेटी पैदा होती है। हेनरी अब धीरे धीरे अलग होने लगता है एनी से। वो अपनी आदतों से बाज नहीं आने वाला, हमेशा ही उसे कोई नई लड़की पसंद आ जाती है, वो उसके साथ सोने चला जाता है। तब एनी को गुस्सा आता है और वो बार बार लड़ते रहती है हेनरी से। इनकी लड़ाइयाँ कभी भी खत्म नहीं होती, ये लोग करीब आते हैं फिर दूर हो जाते हैं। राजा को अपनी पुरानी पत्नी की आदत है जो कभी भी दखल अंदाजी नहीं करती थी उसकी जिंदगी में। उसका जिसके साथ मन होता था वो उस लड़की के साथ सोता था, अभी भी वो वही कर रहा है। तभी एनी दोबारा प्रेग्नेंट हो जाती है। उसे लगता है कि अगर इस बार उसे बेटा पैदा हुआ तब कहीं हेनरी उसके करीब आ जाए और सब कुछ ठीक हो जाए, लेकिन जल्दी ही उसका बच्चा उसके पेट में ही मर जाता है। तब एनी टूट जाती है और वो जाकर के ये बात बताती है मैरी और जॉर्ज को और कहती है कि मैं हेनरी को कभी भी ये सच्चाई नहीं बता पाऊंगी, उसने मेरे लिए सब कुछ छोड़ दिया है, अगर मैं भी उसे बेटा नहीं दे पाई तब मैं कभी भी उसके करीब नहीं जा पाऊंगी। इतना कहने के बाद वो जॉर्ज के पास जाती है और कहती है कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। तब जॉर्ज और मैरी ये दोनों आश्चर्यचकित रह जाते हैं और कहते हैं कि तुम क्या चाहती हो। एनी कहती है कि मुझे बच्चा चाहिए और वो बच्चा मुझे जॉर्ज देगा। मैरी कहती है कि ये पाप है, अपने भाई के साथ तुम ऐसा नहीं कर सकती, तुम दोनों भाई बहन हो। लेकिन एना गले लग जाती है जॉर्ज के और उसके सामने गिड़गिड़ाने लगती है कि अब सिर्फ उसे जॉर्ज ही बचा सकता है। तब जॉर्ज भी एनी की बातों में आ जाता है। ये चीज मैरी नहीं देख पाती और यहाँ से चली जाती है। जॉर्ज की पत्नी जेन इन बातों को सुन लेती है। थोड़े समय के बाद एनी जाती है जॉर्ज के पास ताकि ये दोनों इंटीमेट हो सके, लेकिन जैसे धीरे धीरे करके ये दोनों करीब आते हैं इन्हें एहसास होता है कि ये गलत है, ये पाप है, ये चीज ये दोनों नहीं कर सकते। तब एनी कहती है कि हम ये नहीं करेंगे, चाहे अब कुछ भी हो, मैं पूरी सच्चाई हेनरी को बता दूंगी। तभी जेन पहुंच जाती है हेनरी के पास और पूरी बात बता देती है कि ये भाई बहन क्या कर रहे हैं। इस बात से हेनरी भड़क जाता है। इन दोनों के ऊपर कार्यवाही शुरू हो जाती है, इन्हें जेल में डाल दिया जाता है। इनके ऊपर बहुत सारे आरोप लगाए जाते हैं कि इन दोनों ने अवैध संबंध बनाया है और राजा के साथ धोखाधड़ी की है, जिसकी सिर्फ एक ही सजा है, वो है सजाए मौत। जॉर्ज को ये लोग बाहर लेकर के जाते हैं और एक ही झटके में उसके सर को धड़ से अलग कर दिया जाता है। तभी भागती हुई यहाँ पर मैरी आती है। अभी भी एनी जिंदा है। वो राजा को कहती है कि मेरी बहन की जान बख्श दो। राजा कहता है कि तुम ऐसा कैसे कह सकती हो, उसने तुम्हारे साथ कितना गलत किया, फिर भी तुम उसकी जान बचाना चाहती हो। मैरी कहती है कि हाँ, क्योंकि वो मेरी बहन है। लेकिन मैरी की इतनी कोशिशों के बावजूद भी वो अपनी बहन की जान नहीं बचा पाती। उसे भी सारे लोग बाहर लेकर के जाते हैं सजाए मौत देने के लिए। मैरी अपनी बहन एनी को देख रही है जिसे अब मार दिया जाएगा। मैरी भीड़ में रोती रहती है और उसके सामने ही एनी के सर को धड़ से अलग कर दिया जाता है। मैरी अब यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं रुकना चाहती। वो अपने बेटे को लेती है और यहाँ से बहुत दूर चली जाती है और शादी करती है एक छोटे से किसान से, जिसके साथ वो अपनी जिंदगी बिताएगी। दूसरी तरफ राजा को पता लग जाता है पीटर के बारे में भी। उसके भी पूरे परिवार को मार दिया जाता है। जैसे जैसे समय बीतता है हेनरी की परेशानियां बढ़ने लगती हैं। उसके पास अभी भी कोई उत्तराधिकारी नहीं है। उसके पास अगर कोई है तो वो है एनी की बेटी, जिसका नाम है एलिजाबेथ। जब हेनरी की मौत होती है तब एलिजाबेथ को यहाँ की रानी बना दिया जाता है और अगले 45 साल तक रानी एलिजाबेथ देश को चलाती है, जिसे हम सारे क्वीन एलिजाबेथ कहते हैं। फिर इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, हमारी आज की ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।